हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम बात करेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑफ CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी बेसिक फॉर्मेट क्या है नर्सिंग केयर प्लान का या फिर केस स्टडी बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CAD एक एग्जाम्पलर है, मतलब एक एग्जाम्पलर वीडियो है कि नर्सिंग केयर प्लान में आपको किस तरीके से फाइंडिंग्स को लिखना होता है और किस तरीके से एक नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बायोग्राफिकल डेटा। इन बायोग्राफिकल डेटा आप कौन कौन सी सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे पेशेंट से, जैसे कि नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, हॉस्पिटल आईडी, वार्ड, बेड नंबर, एड्रेस। मीन्स ये सारी जो हेडिंग्स आपको दिख रही हैं बायोग्राफिकल डेटा में, वो आपको आपके पेशेंट के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन उससे लेनी है। नेक्स्ट, देन यू विल सी सर्जरी, डेट ऑफ सर्जरी, नेम ऑफ डॉक्टर, ये सारा कुछ। देन हेल्थ हिस्ट्री। इन हेल्थ हिस्ट्री सबसे पहली हेडिंग है चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स में आप लिखोगे वो सारी कंप्लेंट्स जिसकी वजह से वो पेशेंट हॉस्पिटल आया है। तो इन केस ऑफ CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वो कंप्लेंट क्या हो सकती है? द पेशेंट बोल रहा है, द पेशेंट स्टेट्स। तो चीफ कंप्लेंट का सबसे मेन कंपोनेंट कैसे होता है कि यहाँ पे जो पेशेंट स्टेट्स मीन्स जो भी पेशेंट बोल रहा है आपको एज इट इज़ उसकी लैंग्वेज में, उसकी वर्डिंग्स में उसकी प्रॉब्लम को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पेशेंट बोला आई हैव चेस्ट पेन इंटरमिटेंट 5 years since 5 years, breathing difficulty on exertion and leg pain on walking for the last 5 to 6 years। तो ये सारी कंप्लेंट्स जो पेशेंट ने एज इट इज़ जैसे आपको बोली जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल आया वो हो जाएंगी उसकी चीफ कंप्लेंट्स। ओके, नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर सारा कुछ वो आएगा जो कि उसकी प्रेजेंट इलनेस है, प्रेजेंट कंप्लेंट है, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके कि कहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे चेस्ट पेन है तो चेस्ट पेन कब से हो रहा है, चेस्ट पेन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं, एग्जाग्रेट कर सकते हैं, पेन कब होता है कब नहीं होता है, क्या उसने पहले इसका कोई ट्रीटमेंट लिया है। तो वो सारा एलैबोरेट कर कर आप लिखते हो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में। जैसे यहाँ पे उसने बताया है कि ही ऑल्सो सफरिंग लैक पेन ऑन वॉकिंग पर होता है, लास्ट 5 to 6 ईयर से हो रहा है। उसने कंसल्ट किया था अपोलो हॉस्पिटल में, देन उसकी एंजियोग्राफी हुई थी वहाँ पर। ये सब कुछ मतलब उसने डिटेल में जो भी बताया वो उसका हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस में आप लिखोगे, आपको बताना है, मेंशन करना है कि पेशेंट की कोई पास्ट इलनेस की अगर हिस्ट्री रही है, पास्ट में उसको कुछ ऐसा था तो वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पेशेंट जो है वो ही इज़ हाइपरटेंसिव फ्रॉम लास्ट 12 years, 12 years से हाइपरटेंसिव था, मेडिकेशन पे था। हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको भी थी उसको लास्ट 20 years से। तो यहाँ पर ये हिस्ट्री क्रूशियल हो जाती है क्योंकि इटियोलॉजी काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, ये सब CAD के इटियोलॉजी वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर आपको लिखना होता है उस पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स की हिस्ट्री, मतलब उनकी एज, उनकी सेक्स, वो कितने पढ़े हैं, उनका क्या रिलेशन है पेशेंट के साथ, उनका ऑक्यूपेशन क्या है और हेल्थ स्टेटस ज़रूरी हो जाता है सो दैट आप चेक कर सको कि कहीं से कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो चलती हुई नहीं आ रही है। कि मतलब ये जीनोग्राम के थ्रू आप क्लियर कर पाते हो, आगे जीनोग्राम देखेंगे हम, कि जहाँ से पता चलेगा कि कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे सिकल सेल एनीमिया में, हीमोफीलिया में, इवन CAD के केस में भी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको जीनोग्राम पूरा अच्छे से डिपिक्ट करना है, प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे ये तो आपको पता ही होगा, सर्कल फॉर फीमेल एंड दिस स्क्वायर फॉर मेल। ये जब क्रॉस कर देते हो तो डिसीज यानी कि वो डेथ हो चुकी है उनकी। ओके, द नेक्स्ट इज़ वोकेशनल, एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल हिस्ट्री। वोकेशनल, एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल हिस्ट्री में वो पेशेंट राम सेवक किस टाइप का काम करता था, तो वो फार्मर है। टाइप ऑफ एजुकेशन, कितना पढ़ा लिखा है, वो इलिटरेट है। फाइनेंशियल वेलबींग, फैमिली उसकी स्टेबल है फाइनेंशियली। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, इलनेस की वजह से, हॉस्पिटलाइज होने की वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गया उसका वोकेशनल, एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल हिस्ट्री। नेक्स्ट,
सोशल, लीजर, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हिस्ट्री, इसमें आप लिखोगे कि उसको उसकी सोशल लाइफ कैसी है, सोशल लाइफ उसकी हेल्दी रिलेशनशिप है नेबर्स के साथ, यहाँ पे बताया गया है। लेजर इंटरेस्ट, फ्री टाइम में क्या करना पसंद है उसको, जैसे टीवी देखना पसंद है। रिलीजियस बिलीफ्स, मतलब वो हिंदू है और फॉलो करता है अपने सारे रिचुअल्स को। उसके बाद आप बताओगे कि इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, ज़रूरी हो जाता है कि इलनेस की वजह से क्या हुआ कि ही कैन नॉट स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, नेक्स्ट हेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, उसमें वो किस तरह की डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ प्रेफर करता है, एक्टिविटीज़ रहती हैं उसकी। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो वेकअप इन द अर्ली मॉर्निंग, वर्क के लिए जाता था, फिर रूटीन एक्सरसाइज ऑफ लेग्स करता था, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, इसकी वजह से एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी अल्टर हुई हैं, चेंज हुई हैं, वो उतनी एक्टिविटीज़ उतना ज़्यादा उसका रूटीन जो है वो चेंज हुआ है। नेक्स्ट हेल्थ हैबिट्स, हेल्थ हैबिट्स में आप बताओगे वो सारी हैबिट्स जो कि उसकी हेल्थ से रिलेटेड हैं, जिसने कि उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाला होगा जिन हैबिट्स ने। जैसे कि यहाँ पे ये बीड़ी स्मोकर है तो कितने साल से है, 20 ईयर्स से है। आपको ये भी मेंशन करना है कि हर दिन कितनी लेता है, तो 2 पैकेट्स ले रहा है पर डे। डाइट कैसी लेता है, वेजिटेरियन है, किस तरह का मील लेता है, 4 मील्स अ डे, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। देन मोबिलिटी, मोबिलिटी में किस तरह का वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसकी, या फिर वो किस तरह की लाइफस्टाइल, किस तरह का एक्सरसाइज पैटर्न है उसका। तो ये लेग एक्सरसाइज करते हैं एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। देन स्लीप पैटर्न, स्लीप पैटर्न में इनकी नॉर्मल स्लीप है, 8 घंटे की स्लीप ले रहे हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। देन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में आपको बताना है कि नो कंप्लेंट्स ऑफ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन नहीं, डायरिया नहीं है, एलिमिनेशन भी ठीक है। आपको इस पूरे एनसीपी की, इवन हमारे चैनल पर जितना भी कंटेंट है उस सब की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, where we provide you all the PDFs of our content, so you can join there and get these benefits. Okay, नेक्स्ट हाइजीनिक प्रैक्टिसेस में आपको लिखना है कि किस तरह की हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं उसकी। सो ही बाथ्स एवरी डे, ओरल केयर मेंटेन करता है। एंड देन साइकोलॉजिकल हिस्ट्री में वो स्ट्रेस को किस तरीके से अफेक्ट करती है उसे। सो ही इज़ अ स्ट्रेस फ्री मैन, ही इज़ नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, चिंता नहीं है किसी चीज़ की, भले चंगे मस्त ज़िंदगी कट रही है, ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है नेक्स्ट, तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री तो एप्लीकेबल नहीं होगी बिकॉज ही इज़ मेल। ओके, नेक्स्ट सेक्शुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री, राम सेवक अभी तक अनमैरिड है, सो ये भी अप्लाई नहीं होगी। डिपेंडेंसी लेवल ऑफ द पेशेंट, पार्शियली डिपेंडेंट है वो। हैंडीकैप्स, इम्प्लांट्स की बात करें तो कोई भी तरह का इम्प्लांट्स वो यूज़ नहीं कर रहा है अभी। नेक्स्ट, नाउ दिस इज़ हेड टू टो असेसमेंट, यहाँ पे हमें हेड से टो तक का एक जनरल असेसमेंट, एक पूरा फाइंडिंग्स लिखनी है, ठीक है। डिटेल में मतलब ब्रीफ में बताना है, और डिटेल में हमें उस सिस्टम को लेना है जिस सिस्टम के बारे में, जिस सिस्टम से रिलेटेड डायग्नोसिस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरल असेसमेंट। जनरल असेसमेंट में पेशेंट का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसकी बॉडी बिल्ड, सेंसोरियम, मेंटल स्टेटस, फॉल बॉडी ऑडर, फॉल ब्रेथ, स्पीच, ये सब। जैसे फिजिकल अपीयरेंस में आप क्या लिखोगे, पेशेंट कैसा दिख रहा है, तो ही इज़ लुकिंग वीक बट नीट एंड क्लीन दिख रहा है। बॉडी बिल्ड में सिमेट्रिकल डेवलपमेंट है, सेंसोरियम अलर्ट है वो, मेंटल स्टेटस फुली ओरिएंटेड है। बॉडी ऑडोर कैसा है, कोई भी फॉल बॉडी ऑडोर नहीं है, फॉल ब्रेथ नहीं है, मतलब साफ सुथरा हाइजीनिक इंसान है। नेक्स्ट, स्पीच। स्पीच कैसी है, पॉस्चर, गेट, मूवमेंट, हाइट लिखोगे, वेट लिखोगे, बीएमआई मेजर करोगे। बीएमआई कैसे मेजर करते हैं वो आपको पता ही है, वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका बीएमआई आ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कहीं वो ओबेसिटी में तो नहीं जा रहा है या फिर मालनरिश तो नहीं है, उसका बीएमआई नॉर्मल है या नहीं है। नेक्स्ट, वाइटल साइंस रिकॉर्ड करोगे आप, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, पेन, ये सब आप रिकॉर्ड करोगे। उसकी प्रेजेंट वाइटल्स आप रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट, इंटीग्यूमेंट्री असेसमेंट करोगे। इंटीग्यूमेंट में आप क्या क्या असेस कर सकते हो, स्किन, देन कलर, वस्कुलैरिटी, लेजन्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर, टर्जर। तो यहाँ पे बताया गया कि स्किन जो है वो उसमें यूनिफॉर्म पिगमेंटेशन है कलर की, वेसल्स अपीयर हो रहे हैं प्रोमिनेंट। ओके, सर्जिकल वुंड इन द चेस्ट, स्किन इज वार्म। मॉइस्चर कैसा है, स्किन इज ड्राई नॉट स्मूथ। टर्जर इलास्टिक है।
इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट नेल्स, नेल्स में शेप नेल्स की बतानी है। शेप में नेल्स कॉन्वेक्स शेप में है, एंगल 160 का जो नॉर्मल रहता है, नेल्स का टेक्सचर स्मूथ है, कलर ट्रांसलूसेंट है। ओके, नेक्स्ट हेयर एंड स्कैल्प। सो हेयर एंड स्कैल्प में अबाउट हेयर एंड स्कैल्प, सो कलर ग्रेइश है, टेक्सचर थिक एंड स्मूथ हेयर है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपके बताना है कि उसके बालों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हेड, नेक, आई, ईयर एंड नोज। सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मेट जानना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो को चेक कर सकते हो, जहाँ हमने सिर्फ हेडिंग मेंशन की है, बताया है कि बेसिकली हेडिंग्स क्या क्या इंक्लूड करनी होती हैं। ओके, सो हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में स्कल, स्काल्प, फेस, लिम्फ नोड्स, थायराइड ग्लैंड, रेंज ऑफ मोशन, ये सारा कुछ बताना है। स्कल कैसा है, स्कल में किसी तरह की इंजरीज तो नहीं है, स्कल प्रोपोर्शनेट है बॉडी साइज के, स्काल्प में लेशंस नहीं है, डेंड्रफ नहीं है, फेस में उसके सारे ऑर्गन सिमेट्रिकल हैं, कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, लिम्फ नोड्स में कोई भी साइन लिम्फोमा का नहीं है, थायराइड ग्लैंड में नो मासेस और कोई भी इन्फेक्शन थायराइडाइटिस भी नहीं है, रेंज ऑफ मोशन ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म कर पा रहा है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट वी विल असेस आइज। तो आइज में आईब्रोज कैसी हैं, आई लैशेज, आईलिड्स, आई बॉल, कंजक्टाइवा, स्क्लेरा, कॉर्निया, ये सब बताना है। तो इसके लिए भी आप जो जैसी फाइंडिंग आपको पेशेंट में मिल रही है आप वैसा का वैसा लिखोगे। जैसे उसकी आईब्रोज थिक हैं, शॉर्ट हैं, आई लैशेज शॉर्ट हैं, ग्रे हैं, आईलिड्स का कलर कंसिस्टेंट है बॉडी के साथ, आई बॉल्स कैसी हैं, एक्सॉप्थैल्मस नहीं है, इनऑप्थैल्मस नहीं है, कंजक्टिवा ट्रांसपेरेंट एंड मॉइस्ट है, स्क्लेरा वाइट है और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है। प्यूपिल्स, सो प्यूपिल्स में पैरेलल प्यूपिल इक्वली राउंड रिएक्टिव टू लाइट, लेंस में नो ब्लड विजन, फंडस, आई मसल्स, विजन, सबके बारे में। ऐसे ही ईयर्स के बारे में जो जो फाइंडिंग्स आपको मिल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है। नोज़ में आप चेक करोगे एक्सटर्नल नेयर्स, तो सो नो लीजन्स और सेप्टल डेविएशन, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट माउथ एंड फेरिंग्स। तो माउथ में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, माउथ में लिप्स आते हैं, माउथ में कोई ओडोर तो नहीं है, माउथ में टीथ में डेंटल कैरीज प्रेजेंट है और ब्राउन टैनिंग है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन पिंक, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, टंग पिंक है, थ्रोट एंड फेरिंग्स पिंक है, कोई भी लीशंस नहीं है। नेक्स्ट ब्रेस्ट एंड एक्जिला। ब्रेस्ट एंड एक्जिला में क्या फाइंडिंग्स मिली हैं, सब कुछ नॉर्मल मिला है, नॉर्मल साइज है, शेप है अकॉर्डिंग टू मेल फिजियोलॉजी, ओके, मेल एनाटॉमी सॉरी। थॉरिक्स एंड लंग्स का भी साइज, शेप, सिमेट्री जो है वो सारा लिखना है। देन कार्डियोवास्कुलर एंड पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम, इसमें इंस्पेक्शन करोगे। इंस्पेक्शन में क्या क्या इंस्पेक्ट करोगे, थॉरेक्स का कॉन्फ़िगरेशन, प्रिकॉर्डियम, नेक में कैरोटिड आर्टरी, जुगुलर वेन, ये सारा कुछ आपको इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्शन में कैरोटिड आर्टरी में पल्सेशन नॉट विजिबल, ओके, जुगुलर वेन में डिफ्यूज अनड्यूलेंट पल्सेशन विजिबल एट द बेस ऑफ द नेक। तो जो जैसी फाइंडिंग आपको मिल रही है, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से करना है पेशेंट के ऊपर, देन ओनली वी कैन गेट ऑल दीज फाइंडिंग्स इन एक्यूरेट इन अ करेक्ट वे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में आप लिखोगे पल्सेशन कैसा मिल रहा है, वीनस डिस्टेंशन, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, स्किन कलर, नेल शेप, इस तरीके से। फिर पाल्पेशन करोगे, पाल्पेशन जिसमें हम अपने हैंड का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, सुपरफिशियल या डीप पाल्पेशन के थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का पाल्पेशन करके हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। सो पाल्पेशन में हम पाल्पेशन के थ्रू पल्स का, पल्स रेट का, पल्स के रिदम का, एम्पलीट्यूड का पता लगाएंगे। नेक्स्ट ऑस्कल्टेशन, जहाँ पे हम अपने ईयर्स का यूज़ करके जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो गैदर करते हैं कि क्या क्या सुनने में आ रहा है। जैसे हार्ट साउंड्स, तो S1 एंड S2 साउंड्स हमको कहाँ मिल रहे हैं, पल्मोनिक एंड ट्राइकस्पिक एरिया पे, ठीक है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा साउंड्स। एक्स्ट्रा साउंड्स तो कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है, फ्रिक्शन और सिस्टोलिक मर्मर, हर्ट, इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा है। नेक एंड एक्सट्रीमिटीज़ में नो कैरोटिड ब्रूड एंड नो फेमोरल ब्रूड। एब्डोमेन एंड GIT में आप क्या क्या, अम्बिलिकस, कॉन्टोर, सिमेट्री, बाल साउंड्स। एनस एंड रेक्टम में कलर कैसा है, वहाँ कोई लीजन्स तो नहीं है, हेयर है या नहीं है, वो सब लिखना है।
जनरली एनस एंड रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट डिनाई कर देता है, तो आप लिख सकते हो कि पेशेंट डजंट कोऑपरेटेड। ओके, पेशेंट डिनाइड, पेशेंट रिफ्यूज्ड, ऐसे आप लिख सकते हो अगर आपके पेशेंट ने रिफ्यूज़ किया है तो। नेक्स्ट, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम का भी आपको सेम ऐसे ही इंस्पेक्शन करना है, पाल्पेशन करना है। इंस्पेक्शन के अंदर क्या क्या इंस्पेक्ट किया आपने? बॉडी, उस थॉरेक्स, बैक, एक्सट्रीमिटीज़, मूवमेंट। पाल्पेशन में आपने मसल्स, जॉइंट, बोन्स, स्ट्रेंथ, ये सब पाल्पेट किया। पाल्पेशन से आपको पता चला कि मसल्स में कोई टेंडरनेस नहीं है, बोन्स फर्म है, ठीक है, स्ट्रेंथ एबल टू होल्ड हेड स्टिल अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मेंटल स्टेटस, जिसमें वो उसका ओरिएंटेशन के बारे में लिखना है। लेवल ऑफ अवेयरनेस, कितना अवेयर है वो, मेमोरी कैसी है उसकी, रिकॉल कर पा रहा है चीज़ों को या नहीं, लैंग्वेज इंटरप्रेट कर पा रहा है, लैंग्वेज यूज़ कर पा रहा है या नहीं, मोटर एंड सेंसरी फंक्शन, नो इनवॉलेंट्री मूवमेंट सच एज टाइज एंड ट्रमर्स, रिफ्लेक्सेस, डीप टेंडन एंड सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशंस एंड डायग्नोस्टिक स्टडी। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशंस एंड डायग्नोस्टिक स्टडीज। So in investigations and diagnostic studies, you will write all the investigations which are done by the hospital for your patient. Means जितना भी उसकी investigations हुई हैं during the course of treatment, वो सारा आपको लिखना है इन्वेस्टिगेशन में। जैसे हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में जो भी पेशेंट की वैल्यू आई, जो नॉर्मल वैल्यू थी, और फिर रिमार्क्स। मींस हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन पेशेंट का 9.4 आया है ग्राम पर डीएल, नॉर्मल वैल्यू 13 to 18 होती है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज्ड है, तो ये आप रिमार्क्स में लिखोगे। तो इस तरीके से आपको सारी इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है पेशेंट की, उसकी फाइंडिंग्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल, जो भी रेफरेंस, नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू, ईको हुआ, ईसीजी हुआ, पेरिफेरल एंजियोग्राफी हुई, ये सारा इन्वेस्टिगेशंस में लिखना है। नेक्स्ट, मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में आपको मेडिकेशंस अगली हेडिंग है, तो इसमें आपको नेम ऑफ ड्रग, सबसे पहले कौन सी ड्रग दी है आपने पेशेंट को, देन कितना डोज में दिया है, किस रूट से दिया है, उस ड्रग की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस ड्रग का एक्शन क्या है, और उस ड्रग से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद दैट ड्रग। ओके, नेक्स्ट, ड्रग्स हो गई, मेडिकेशंस हो गई। उसके बाद आपका अदर ट्रीटमेंट, अगर कोई पेशेंट का अदर ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे राम सेवक जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसकी लास्ट 12 ईयर से वो मेडिकेशन चल रही हैं, उसकी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, तो वो अदर ट्रीटमेंट में आ जाएगा। अगला आपको लिखना है नर्सिंग डायग्नोसिस, लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन होने वाला है, तो इसीलिए कुछ डायग्नोसिस प्री ऑपरेटिव रहेंगी, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस, और कुछ ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस, जो भी आप उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपको गोल बनाना है, देन इंटरवेंशंस लेने हैं और इम्प्लीमेंट करना है। सो प्री ऑपरेटिव, बिफोर ऑपरेशन क्या क्या है, इम्पेयर्ड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है उसका, रिलेटेड टू डिस्टर्ब्ड कार्डिक टिश्यू परफ्यूजन एज एविडेंस्ड बाय एक्यूट पेन चेस्ट लेग्स एंड डिस्निया। तो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन पेशेंट का इम्पेयर्ड है, क्योंकि टिश्यू परफ्यूजन जो है वो डिस्टर्ब्ड है, टिश्यू परफ्यूजन डिस्टर्ब है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है सेल्स को, कार्डिक सेल्स को, जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है, कहाँ पे, चेस्ट में, लेग्स में, और डिस्निया हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है। तो इसके लिए आप क्या क्या इंटरवेंशंस लोगे, उसकी कोई पोजीशन इम्प्रूव करोगे या ऑक्सीजन दोगे, किस तरह के इंटरवेंशन से आप इस प्रॉब्लम को डील करोगे, पेशेंट के आउटकम को बेटर करोगे, वो सारा आपको नर्सिंग केयर प्लान के अंदर लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डायग्नोसिस है, एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को, क्यों हो रहा है, अगेन बिकॉज द कॉज इज द सेम, रिलेटेड टू इम्पेयर्ड कार्डिक टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, कार्डिक टिश्यू परफ्यूजन इम्पेयर्ड होने की वजह से टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो पेन होगा, इश्चीमिया होगा, एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, पेशेंट बोल के खुद से बता रहा है कि पेन है, कितना पेन है वो इसके पेन स्केल पे आपने लिख ही दिया था, ऊपर मेंशन किया था। नेक्स्ट, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड है, रिलेटेड टू द वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस एज एविडेंस बाय डिस्निया, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में क्योंकि गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड है। नेक्स्ट, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू द इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई
and demand as evidenced by fatigue, chest pain, leg pain and dyspnea. So ढंग से एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जो है बॉडी में वो डिमांड को मेट नहीं कर पा रही। डिमांड ज़्यादा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, या फिर डिमांड जितनी है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से उसे पेन है, फटीग है, डिस्निया है। तो दीज आर द प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस, और इसके अकॉर्डिंग आप नर्सिंग केयर प्लान फॉर्मुलेट करोगे। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस। पोस्ट ऑप में क्या क्या रह सकता है? पेशेंट को पेन रह सकता है, कुछ सिक्रीशंस आए होंगे उस जगह से, तो इसलिए इनअफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है रिलेटेड टू रिटेन्ड सिक्रीशन, सिक्रीशंस की वजह से, एक्सेस सिक्रीशंस की वजह से, एज एविडेंस बाय, किस चीज़ के थ्रू एविडेंस कर पा रहे हो, मतलब किस चीज़ के थ्रू उस चीज़ की पुष्टि हो पा रही है। तो यहाँ एविडेंस में साइन एंड सिम्टम्स मेंशन किए जाते हैं जिसके थ्रू आपको पता चल पा रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम है उसको। सो एज एविडेंस बाय कफ विद एक्सपेक्टोरेट। एक्टिविटी इंटॉलरेंस है पोस्ट ऑप में, क्यों? क्योंकि उसको इंसिजन हुआ है, इंसिजनल पेन हुआ है, किसी जगह कट आएगा, सर्जरी होगी तो पेन होगा तो वहाँ एक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगा। और ये इट इज़ एविडेंस्ड बाय इनेबिलिटी टू कंप्लीट डिजायर्ड एक्टिविटीज़। किस तरीके से एविडेंस कर पा रहे हो कि उसको जो करना है वो नहीं कर पा रहा है, डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। तो किसी भी सर्जरी के बाद रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो सकता है रिलेटेड टू द सर्जिकल प्रोसेस। तो ये हो गए आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बाद आप नर्सिंग केयर प्लान फॉर्मुलेट करोगे। सो उसमें आपका असेसमेंट पूरा असेस करना है, सब्जेक्टिव डेटा लेना है, ऑब्जेक्टिव डेटा लेना है, डायग्नोसिस बनानी है, गोल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशंस लेने हैं, रैशनली लिखना है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवेल्युएट करना है अपने केयर प्लान को। सो इस तरीके से ये सारे नर्सिंग केयर प्लान हो गए आपकी। फिर उसके बाद आपको हेल्थ एजुकेशन देनी है पेशेंट को रिलेटेड टू हिज और हर डिजीज़ कंडीशन, कि जैसे यहाँ पे CAD में न्यूट्रिशन आपको बताने कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को कैसा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, जिसमें कि सॉल्ट कम हो, जिसमें कि वेजीज ग्रीन्स ज़्यादा हों, और फैटी फूड, सैचुरेटेड फैट्स कम हो, जिसमें रिड्यूस कंजप्शन ऑफ मीट, है ना, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी है, लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी है। तो ये डाइट के बारे में हो गया। पोस्ट ऑप केयर में आपको वो बताना है जो कि आफ्टर ऑपरेशन जो चीज़ें ज़रूरी हैं पेशेंट को जानना, जैसे कि अगर किसी भी तरह की नमनेस आ रही है, टिंगलिंग आ रही है, पेन है, तो आपको कांटेक्ट करना है डॉक्टर को। ठीक है। किसी भी तरह की स्टर्नस एक्सरसाइज या हैवी एक्टिविटी को आपको अवॉइड करना है एटलीस्ट 3 वीक्स तक ऑपरेशन के बाद। स्मोकिंग नहीं करनी है, वेट मैनेज करके रखना है, हेल्दी वेट करना है, डेली आपको वेट अपना रिकॉर्ड करना है, अपना वेट मेंटेन करना है। नेक्स्ट, हेल्दी फूड लेना है जो लो फैट एंड जिसमें सॉल्ट भी लो हो और फैट भी लो हो। ठीक है। सो ये होगी आपकी हेल्थ एजुकेशन। फिर आप समरी बनाओगे अपने पेशेंट की, समरी एंड डिस्चार्ज प्लान की, वो कैसे आया, किन प्रॉब्लम्स के साथ आया, फिर हमने उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, और फिर फाइनली क्या क्या केयर दिया, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या क्या मेडिकेशन दिया, और फिर फाइनली उसको कब डिस्चार्ज किया, ये सारा आप लिखोगे समरी एंड डिस्चार्ज प्लान में। सो ही इज़ 56 ईयर ओल्ड मैन। ठीक है। एडमिटेड हुआ कहाँ? CTVS वार्ड में एडमिट हुआ। चीफ कंप्लेंट्स क्या क्या थी उसके साथ वो एडमिट होता है। देन उसकी डायग्नोसिस बन पाती है CAD। ठीक है। फिर CABG वॉज डन ऑन दिस डेट। इस डेट पे उसकी CABG हुई, फिर उसको शिफ्ट कर दिया गया वार्ड में इस डेट को। देन उसको फॉलोअप केयर दी गई और पेशेंट स्टेबल है तो इसीलिए उसको डिस्चार्ज कर दिया गया इस तारीख को। तो इस तरीके से आपको लिखनी होती है उसकी पूरी समरी एंड डिस्चार्ज प्लान। Next, bibliography. So in bibliography, all those references, all those material जो भी आपने नर्सिंग केयर प्लान बनाते वक्त यूज़ किया उन सब का रेफरेंस लिखना होता है। सो ये आपका बिब्लियोग्राफी हो गया। ओके। सो आपको इस का पूरा PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। सो जॉइन देयर एंड कीप स्टडिंग। सो टेक केयर एंड थैंक यू।